अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग जो है अपना बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आपने करना क्या है कि हम लोग उस ब्रांच को कहते हैं क्या जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद योर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन living organism, your chemical components and chemical processes. That is your biochemistry. Now biochemistry is as important as any other field of biology while you are studying a living organism. ठीक है, क्योंकि जो आपके anatomical और physiological processes हैं वो आपके biochemistrical basis पे भी जो है वो explain हो सकते हैं। ठीक है, now आपका book में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट पेज है उस पर टेबल है 2.1। दे हैव द कंपोजिशन एंड कंपैरिजन बिटवीन अ बैक्टीरियल सेल एंड अ ह्यूमन सेल, और उनमें हमारे पास क्या क्या प्रोपोर्शन डिफरेंट होते हैं उनका एक कंपैरिजन है। तो दैट यू कैन डू फॉर द एमसीक्यू पर्पस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ आर इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब जहाँ बात की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की और बायोकेमिस्ट्री की, तो हमारी जो बॉडी है दैट इज़ ऑर्गेनिक। अब अगर हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे बेस करती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरी बायोकेमिस्ट्री है या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं, जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारी बॉडी बिल्ट है, वो किस पे डिपेंड करती है? कार्बन पे। सो कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। कार्बन इज बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। लाइफ के स्केलेटन में हमारे पास कार्बन की जो है वो सेंट्रल पोजीशन है। इट इज़ अ टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट मीन इट हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, रिएक्ट्स विद मेनी नोन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। अब 4 बॉन्ड हैं तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, हमारे पास कार्बन मेजरली कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। बहुत सारे हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमारे पास कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 bonds are arranged symmetrically in tetrahedron giving it a stable configuration। अब हमारे पास इन स्पेस कार्बन के जो एटम हैं उन्होंने इस तरह अपने बॉन्ड्स अरेंज किए होते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन जो उनकी होती है वो स्टेबल होती है। जो एटम है, जो मॉलिक्यूल बना है कार्बन का, वो स्टेबल होता है। फेवरेबल फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ना दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको ये एक पोजीशन में ले आता है कि वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बना सके and can form a stable branched or unbranched ring structure। अब वो खाली linear नहीं, branched और unbranched linear और branched and unbranched chain structure जो है हमारे पास कार्बन एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलके, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके बनाता है। combined with hydrogen, oxygen, phosphorus, nitrogen and sulfur giving us a large variety of compounds। now अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनकी नेचर क्या है। जो कार्बन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनकी नेचर क्या है। सबसे पहले आ गया कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किन में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में एंड फैट्स में। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। देन देयर इज़ योर कार्बन ऑक्सीजन ग्लाइकोसिलिक linkages। These glycosidic linkages are very important for your carbohydrate structure। Starch, cellulose, glycogen, your every sucrose, वहाँ पे सब आपकी हर जगह glycosidic linkage जो है वो exist करती है। That is very important। Then there is carbon nitrogen peptide linkages। Peptide linkages आपकी form होती हैं between amino acids forming your peptides and proteins। Now macromolecules like cellulose and protein, these are insoluble in water। Organic हैं, fat soluble हैं, water soluble नहीं होते, तो ये क्या करते हैं? ये आपके cellular structures बनाते हैं। Storage भी होती है इनमें ग्लूकोज की। Now आपके पास जो starch और glycogen है वो आपके क्या हैं? Those are your glucose storage। ग्लूकोज स्टोरेजेस हैं, तो वो क्या करेंगे? जब वो ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज से हम क्या लेंगे? एनर्जी। Now small molecules that are your micromolecules are either source of energy or building blocks for large molecule। अब आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स का तो आपने रोल देख लिया कि वो स्टोरेज है एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, जो आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर फॉर एनर्जी कंजप्शन
आपकी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आपकी बॉडी को, एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द लार्जर मॉलिक्यूल्स मेकिंग अप योर बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एटीपी आपकी मेजर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। अमाइनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स, ग्लूकोज इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, नाउ वी हैव कवर्ड द कार्बन साइड। नेक्स्ट चीज़ हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। कार्बन तो आपका स्केलेटल ऑफ लाइफ की मेन पोजीशन लेके बैठा हुआ है, लेकिन विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ। ठीक है, सो दिस वाटर इज़ योर मीडियम ऑफ लाइफ, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म का। वाटर ऐसी चीज़ है जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर जगह पाई जाएगी। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन अकर इन वाटर। हाइड्रोलिसिस होती उसके अलावा हम हाइड्रोलिसिस में हमारे पास वाटर होता है, इट ब्रेक्स डाउन थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जो है कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ आपके पास जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर है, ऑलमोस्ट एवरेज लेते हैं 70, उसके अलावा 65 to 89% वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। 65 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है। आपके बोन टिश्यू में आई गेस 20% होता है और ब्रेन टिश्यू में 80% और 85%। नाउ अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं जो आपकी बुक देती है। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट। नाउ जो हमारे पास वाटर है, इट्स अ पोलर कंपाउंड। अब सबसे पहले जब हम कहीं भी सॉल्वेंट की बात करते हैं तो आपने एक रूल याद रखना है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। जो आपके पास एक जैसी चीज़ें होंगी वो डिज़ोल्व करती हैं। पोलर डिज़ोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर कभी आपस में मिसिबल नहीं है। सो वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड, द एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर कंपाउंड्स। अब क्या होता है कि आपके पास जो तो कंपाउंड्स आयन की फॉर्म में डिस्चार्ज हो सकते हैं वो आयन बन जाते हैं। जो आयन नहीं बन सकते, जिनके पास वैसे कोई चार्जेबल मॉलिक्यूल होता है, वो उन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है एंड देन द वाटर सराउंड्स देम एंड दे का डिज़ोल्व। ठीक हो गया। और जब इसी तरह जब वो आयन की फॉर्म में होंगे तो रिएक्शन मोर फेवरेबल होती है। दैट इज़ वाई जो आपके मोस्ट रिएक्शंस होते हैं वो वाटर में होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो भी आपके एक्वस इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। इस वजह से जो आपकी और मोस्टली सारे रिएक्शन है सेलुलर वो पानी में होते हैं। नाउ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इट इज़ दैट वाटर अब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंजेस ऑफ इट्स ऑन टेम्परेचर। अपना टेम्परेचर इतना ज़्यादा इसका राइज नहीं करता, लेकिन ये एनवायरनमेंट से काफ़ी अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो नाउ क्या होगा कि जो आपके पास जो वो हीट जा रही है वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में यूज़ होती है। इस वजह से उसके अपना टेम्परेचर राइज नहीं करता, लेकिन वो एनवायरनमेंट से काफ़ी हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट सडन टेम्परेचर चेंजेस। क्योंकि वो हीट इस तरह एब्जॉर्ब करके रखता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसलिए मेंटेन रखता है बिकॉज वी आर 70% वाटर। हम 70% वाटर हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। सडन टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं उससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सिवियरली इफ़ेक्ट नहीं होती। ठीक है, कुछ जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो आप इफ़ेक्ट होंगे ना, यू हैव टू प्रिजर्व योर सेल्फ। लेकिन इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए या टेम्परेचर राइज कर जाए, आपकी एंजाइम काम करना छोड़ दें। दैट इज़ नॉट द थिंग। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हीट और वेपराइजेशन। नाउ दिस इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। और इसमें हमारे पास जो एक वैल्यू है वो है 574 किलो कैलोरीज पर kg। ये आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, जितना आपकी वेट होगा उस हिसाब से आप जो है आपकी हीट वेपराइजेशन योर बॉडी रिक्वायर्स दैट थिंग। नाउ रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये उसकी हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करेंगे, उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उस तरह राइज ना करे। इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि जब हमारे पास वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। प्लांट्स में ये ट्रांसपरेशन के थ्रू होता है और एनिमल्स में प्रेसिपिटेशन के थ्रू। और इसके अलावा हमारे पास इसका जो एक टिडबिट है वो ये है कि अगर आपके पास 100 ml वाटर 1000 ml वाटर है, तो वो अगर आप
जो है वो 2 ml वाटर लीव कर जाएगा, तो वह बाकी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करेगा, 1 डिग्री ड्रॉप कर जाएगा। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, अब वाटर क्या करेगी, आयोनाइज कर जाता है वाटर एट रूम टेम्परेचर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। और हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 10⁻⁻⁷। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷, दोनों इक्वल होते हैं। इसी से आपका पीएच निकलता है, जिसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं 7। अब क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास आयन में बन जाते हैं, हमने ऊपर बात की कि आयंस जो हैं वो रिएक्शन में फेवरेबल होते हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे, ये जो आयंस होते हैं ये उन रिएक्शंस में काम करते हैं। प्रोटेक्शन, अब हमारे पास जो वाटर है, वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट, जो आपके पास डैमेज होती है, जो फ्रिक्शन डैमेज करती है, यू रब योर आइज़, तो उस पर क्या करेगी, ये फ्रिक्शन है, लेकिन क्या होता है कि आपकी आईलिड आपके प्यूपिल को, आपके लेंस को ख़राब ना करे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, टीयर्स होते हैं, लुब्रिकेट करते हैं ताकि फ्रिक्शन से डैमेज ना हो। देन कुशिंग अराउंड योर ऑर्गन्स, जो हम आपके ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है हमारे पास एक कवरिंग है, कुशिंग बनाए हुए हैं, ताकि जो आपका एक कोई सडन ट्रॉमा हो या सडन कोई इम्पैक्ट आए तो उससे हमारे पास क्या हो, जो ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट ना हो। दैट इज़ योर प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ वाटर। सो दैट इट गाइज फॉर टुडे। आज हमने किया है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप इट ऑल इट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू. Thank you. I will see you in the next lecture.